ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिंगल फेज के जितने भी जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो स्किल टेस्ट में पूछते हैं, वो सारे प्रैक्टिकल 8 से 10 जो प्रैक्टिकल होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल करवाएंगे आप। ये अपने पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। पहले तो आपको प्रैक्टिकल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। क्या है, होता क्या है ट्रांसफार्मर? एस्थेटिक डिवाइस है। एस्थेटिक डिवाइस का मतलब हाँ, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका काम क्या है, एसी एनर्जी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। अब एनर्जी का मतलब आप बोल देते हो एसी वोल्टेज, तो वोल्टेज और करंट, जैसे वोल्टेज का मान बढ़ता है करंट का मान कम हो जाता है क्या ऐसा सिस्टम होता है? और करंट का मान बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो करंट और वोल्टेज दोनों बढ़ते हैं इसमें। क्या है, एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो दोनों का अप डाउन हो गया। तो बात करें अपन एनर्जी की, आ जाती है कि करंट और वोल्टेज को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होती है, पावर हो जाती है। वैद्युतिक ऊर्जा को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। भाई विद्युत है, एसी है, वोल्टेज है, वोल्टेज भी ऊर्जा ही क्या है, विद्युत क्या है, एक तो एसी विद्युत हो गई, एक डीसी विद्युत हो गई। विद्युत क्या है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा। तो बात करें अपन एसी ऊर्जा की, तो एसी वैद्युतिक ऊर्जा को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। वोल्टेज क्या है, एक एनर्जी पावर ही तो है। विद्युत वाहक बल, बल का मतलब है? आपके माइंड में केवल एक वोल्टेज बैठ गया, वो वोल्टेज ही रहता है। एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, वोल्टेज। विद्युत क्या है, विद्युत है क्या, विद्युत चार्ज को वो है फलाना दिख रहा है, ये इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। विद्युत प्रकार एक प्रकार की ऊर्जा है। बस इस ऊर्जा को अपन नहीं तो देख सकते हैं, नहीं इसको पकड़ सकते हैं, केवल इसका प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे बल्ब का जल रहा है तो प्रकाशीय ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल रही है, तो ये पता लग रहा है अपने को यह विद्युत से चल रहा है। तो ये कौन सी हो गई, प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक प्रभाव ही तो हो गया ना, प्रकाशीय प्रभाव। अगर कोई कवाइल में अपन विद्युत सप्लाई प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक बनती है उसमें, तो चुंबकीय प्रभाव हो गया। अपने जो एक्सरा मशीन है वो किरण प्रभाव हो गया। अपन बैटरी को चार्ज करते हैं एसी को डीसी में, तो वो केमिकल प्रभाव होता है। तो ऐसे इसका प्रभाव का अनुभव करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो उनको यही बताना है सर ये एक एस्थेटिक डिवाइस है। क्या काम है ट्रांसफार्मर का, क्यों लगाया जाता है, एसी एनर्जी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसमिट करना। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई अपन फेज की संख्या के आधार पर बात करें तो दो प्रकार के, सिंगल फेज और थ्री फेज। विभक्त कर दिया, सिंगल फेज भी होती है और थ्री फेज भी होती है। तो ट्रांसफार्मर भी आपको सिंगल फेज मिलेंगे और थ्री फेज मिलेंगे। अब ये ट्रांसफार्मर है, इसमें एक कॉइल प्राइमरी है, एक कॉइल सेकेंडरी है। अब इसमें कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है वो आपको देखना है। ये स्टेप अप बनाना है या स्टेप डाउन बनाना है वो आप पर निर्भर है। अगर कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलना हो तो क्या हो गया, स्टेप कम को अधिक में अप होता है और अधिक को कम में डाउन। तो स्टेप अप स्टेप डाउन, आपको जैसे आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो अप हो जाएगा, घटाना है तो डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है तो तीन वाइंडिंग होती, तीन के 6 टर्मिनल होते हैं। अब इनको तो अपने एक फेज एक न्यूट्रल से जोड़ दिया, एक फेज एक न्यूट्रल मिल गया, उसकी अपन वाइंडिंग को कनेक्टेड करना पड़ता है, या तो स्टार में करो या डेल्टा में करो। बाकी सिस्टम तो वही है ना, सिंगल फेज वाला ही। भाई सिंगल फेज का तीन ट्रांसफार्मर जोड़ थ्री फेज का बना सकते हैं अपन, बढ़ जाता है ना। उनकी वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें पूछ लेंगे आपको कि ट्रांसफार्मर का काम क्या, क्या बताओगे?
वोल्टेज बोल दो या एनर्जी बोल दो, ठीक है, एक ही बात। क्या काम हो गया इसका? वोल्टेज को स्टेप और स्टेप डाउन करना। तीसरी बात कि इसमें स्टेप अप का, अगर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बनाना है तो कम वोल्टेज वाइंडिंग में कम वोल्टेज देंगे, हाँ, हाई वोल्टेज में लोड से जोड़ना पड़े। तो जिस साइड में आप सप्लाई दे रहे हो वो कौन सी वाइंडिंग हो जाती है? प्राइमरी। अभी इसमें कोई निर्धारित नहीं है कौन सी प्राइमरी या कौन सी सेकेंडरी, वो आप निर्धारित करो। जिसको लोड से जोड़ रहे हो वो कौन सी हो जाती है? सेकेंडरी हो जाती है। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन है, क्या पता है आपको? पता है नहीं? इसकी वाइंडिंग चेक करनी है आपको, स्टेप अप बनाना है या स्टेप डाउन बनाना है। अप बनाना है तो कम वोल्टेज वाइंडिंग में उसकी रेटिंग का वोल्टेज देना है, सेकेंडरी का जितना उसकी क्षमता होगी उतना वोल्टेज अप कर देगा। और डाउन करना है तो जितनी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसमें जितना वोल्टेज देंगे कितना आउटपुट में वो कम करके दे रहा है तो वो डाउन हो गया। तो स्टेप अप स्टेप डाउन बनाना आपका काम है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज वाइंडिंग निर्धारित करना भी आपका काम। अब ये है अपने पास ट्रांसफार्मर। इसमें प्रैक्टिकल की बात करें तो मुख्य मुख्य प्रैक्टिकल हो जाते हैं 7 से 8 प्रैक्टिकल। हाँ, इसमें पहला प्रैक्टिकल तो ये होता है कि इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग डिफरेंट होता है इसमें टर्नों में, क्योंकि एक में कम होते हैं एक में ज़्यादा होते हैं। तो पहला तो है कि इसमें अपने को ये टेस्ट करना है कि इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है और लो वोल्टेज। दूसरा प्रैक्टिकल इसमें यह होता है कि अगर अपने पास 2 ट्रांसफार्मर हैं और उनकी रेटिंग बढ़ानी है तो उसको पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। तो पैरेलल ऑपरेशन कैसे होता है, उसकी क्या शर्तें हैं? शर्तें क्या हैं? सेम तो रेटिंग होनी चाहिए, पोलरिटी सेम होनी चाहिए और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो अपने पास मान लो सिंगल फेज सप्लाई आ रही है तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों में समान रहेगी। दूसरी बात पोलरिटी का मेन पॉइंट है पोलरिटी टेस्ट। तो दूसरा प्रैक्टिकल आ जाता है अपना पोलरिटी टेस्ट पे। अब मान लिया कि अपना ये ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग मान लिया हमने, तो ये प्राइमरी का P1 टर्मिनल हो गया, तो इसके साथ वाला P2 हो गया। अब सेकेंडरी का ये क्या पता इसमें S1 कौन सा है और S2 कौन सा है, तो ये पोलरिटी टेस्ट के अंदर आपको पता लगेगा, टेस्ट करोगे तब इसमें प्राइमरी का तो ये P1 हो गया लेकिन सेकेंडरी का S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, ये पोलरिटी टेस्ट में पता लगेगा। ठीक है। तीसरा प्रैक्टिकल हो जाता है कि इनको पैरेलल में जोड़ना कैसे, संयोजन कैसे होंगे। कोई ये भी बता देता है कि इसमें रेटिंग करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए अपन पैरेलल ऑपरेशन कर दें, लेकिन इसमें वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सीरीज। सीरीज में भी जुड़ जाता है क्योंकि वोल्टेज आपको बढ़ाना है तो सीरीज में जुड़ जाएगा, तो सीरीज इस कैसे जोड़ा जाता है। तीसरा हो गया। चौथा प्रैक्टिकल है आपका, पहला तो हो गया वाइंडिंग टेस्ट, उच्च वोल्टेज निम्न वोल्टेज, दूसरा पोलरिटी टेस्ट, तीसरा पैरेलल संयोजन, चौथा सीरीज संयोजन। अब पांचवा है आपका कि इसके अंदर अपने स्टेप अप करते हैं स्टेप डाउन करते हैं तो इसमें लॉसेस होते हैं। ठीक है। कौन कौन से लॉस होते हैं? आयरन लॉस होता है और एक कॉपर लॉस। तो उस लॉस की जांच करने के लिए भाई इसमें कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि अपनी जो इलेक्ट्रिक जो भी मशीनें हैं उनकी दक्षता ट्रांसफार्मर की तुलना में बहुत कम होती है, जबकि सबसे बढ़िया दक्षता वाला ये डिवाइस है, ये है ट्रांसफार्मर, जिसकी 95, 96, 97 भी हो सकती है ना, मतलब 95 से ऊपर होती है लगभग। हाँ, तो इसमें 2 से 4% जो लॉस होता है वो लॉस कितना हो रहा है, कितने वाट का लॉस हो रहा है वो अपन चेक करेंगे। जैसे दो इसमें लॉस हो गए, एक तो कॉपर लॉस और एक आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस का याद करने के लिए तो आपके पास कौन सा वो करना पड़ेगा, टेस्ट शॉर्ट ओपन सर्किट करना पड़ेगा आयरन लॉस के लिए, और कॉपर लॉस के लिए शॉर्ट सर्किट। कॉपर लॉस याद करना हो शॉर्ट सर्किट और आयरन लॉस करना है तो ओपन सर्किट। अब वो टेस्ट कैसे किया जाता है वो देखना है। एक होता है इसमें बैक टू बैक टेस्ट, जिसको बोलते हैं सपनर टेस्ट, वो भी होता है।
एक होता है इस ट्रांसफार्मर में जो ऑयल डलता है उस ऑयल की टेस्टिंग। तो ये 8 से 9 प्रैक्टिकल हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो कितने प्रैक्टिकल हो गए इसमें? वाइंडिंग टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, पैरेलल संयोजन, सीरीज संयोजन, कितने हो गए? 4। पांचवा प्रैक्टिकल है ओपन सर्किट, छठा शॉर्ट सर्किट, सातवां बैक टू बैक टेस्ट, आठवां ऑयल टेस्टिंग। तो 8 प्रैक्टिकल हो गए। और नौवा जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर है, उसकी पोलरिटी टेस्ट करके उसको स्टार और डेल्टा में संयोजित करें, ठीक है। जैसे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग के संयोजन होते हैं वो किस में होते हैं? स्टार में या डेल्टा में? डेल्टा में, डेल्टा में होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होते हैं वो, उसमें सेकेंडरी स्टार में, प्राइमरी डेल्टा में, है ना। तो वो स्टार डेल्टा संयोजन कैसे होता है वो देखना आपको पोलरिटी टेस्ट करके। तो अपन बारी बारी से सारे प्रैक्टिकल करेंगे। पहले आपको सारे प्रैक्टिकल का सर्किट डायग्राम समझना होगा, उसके बाद में आपको क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे। जो 8 प्रैक्टिकल हैं वो आज इसी वीडियो में आपको करवाएंगे। तो पहले आपको एक बार इसकी थ्योरेटिकल विवरण वो देखना है, सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, इसका कॉपर लॉस, आयरन लॉस याद करने के लिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्किट डायग्राम, उसके बाद में अपन लगेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है, किस में होती है? केवीए में। किस में होती है रेटिंग? केवीए, किलो वोल्ट। अपन बात करेंगे प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल कौन कौन सा करना आपको? ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग टेस्ट करना। दूसरा जो प्रैक्टिकल आपका ट्रांसफार्मर की ध्रुवता परीक्षण करना। तीसरा है ट्रांसफार्मर का पैरेलल संयोजन, समांतर संयोजन। चौथा जो प्रैक्टिकल आपका ट्रांसफार्मर का श्रेणी संयोजन। पांचवा है ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। छठा जो प्रैक्टिकल है आपका ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सातवां जो प्रैक्टिकल है आपका ट्रांसफार्मर का बैक टू बैक टेस्ट। आठवां है ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट। इसको बोलते हैं BDV टेस्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। नौ का है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का स्टार संयोजन।
10 नंबर जो प्रैक्टिकल है थ्री फेज ट्रांसफार्मर का डेल्टा संयोजन। कितने प्रैक्टिकल हो गए? 10 प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, ये 10 प्रैक्टिकल में से कोई भी प्रैक्टिकल आपको स्किल टेस्ट में पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन 1 नंबर से चलते हैं 10 नंबर तक। सभी की कार्य प्रणाली और उनके सर्किट समझना है, कैसे आपको इनके संयोजन करने हैं, क्या क्या टेस्ट करना है। पहला प्रैक्टिकल जो बात करें अपन, ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग कैसे टेस्ट की जाती है। तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसमें कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, या भी कोई पता नहीं आप। ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है और एक में कम होती है। ठीक है, अब मल्टीमीटर लेना। मल्टीमीटर से इस ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, दोनों वाइंडिंग का क्या करना है? रेजिस्टेंस चेक करना है। जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो क्या होगी? उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस। जिस वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा होगा वो उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, जिसका कम होगा तो वो हो जाएगी निम्न वोल्टेज, लो वोल्टेज। ठीक है, छोटा सा प्रैक्टिकल है लेकिन ये कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, दोनों साइड में 2 वाइंडिंग होंगी, 2 तार निकले हैं कनेक्शन के लिए। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा है वो हाई वोल्टेज, जिसका प्रतिरोध कम है वो लो वोल्टेज। अब प्रतिरोध ज्यादा है और कम कैसे, है ना? पता है? बताऊं? भाई जिसमें ज्यादा टर्नों की संख्या होंगी उसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, जिसमें कम होंगे उसमें कम होगा। अब इस ट्रांसफार्मर की मान लो रेटिंग की बात करें, अपने पास जो ट्रांसफार्मर है उसकी रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग की बात कर रहे हैं 250 150 वोल्ट। हाई वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग कितनी है? 250। लो वोल्टेज की कितनी है? 150 है। तो अपने 250 को 150 में बदलना हो तो कौन सी साइड में सप्लाई देंगे? हाई वोल्टेज में। भाई 250 से 150 करना है तो हाई वोल्टेज 250 देंगे तो इधर 150 दे देगा। तो इस कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार का हुआ? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी हुई? हाई वोल्टेज साइड। और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी हो गई? लो। अब मान लो आपके पास 150 वोल्टेज आ रहे हैं, तो 150 वोल्टेज को 250 वोल्टेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो कौन से साइड में सप्लाई दोगे? निम्न वोल्टेज। हाई वोल्टेज में 250 आ जाएगी, निम्न में 150 देगे तो हाई में। अब इसमें प्राइमरी कौन सी हुई? ये लो वोल्टेज साइड तो प्राइमरी हो गई, और ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी हो गई। और ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो गया। आ गई बात समझ में? ये आपको स्टेप अप स्टेप डाउन के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी का निर्धारण करना। ठीक है, दूसरा जो प्रैक्टिकल है आपका, ट्रांसफार्मर की पोलरिटी टेस्ट, ध्रुवता परीक्षण। ध्रुवता परीक्षण के अंदर क्या होता है कि आपको इस वाइंडिंगों का पता लगाना है कि कौन सी वाइंडिंग का सिरा P1 है, कौन सी वाइंडिंग का सिरा S1। रेटिंग है इनकी 250 वोल्ट, 150। ठीक है, ये निम्न वोल्टेज, ये उच्च वोल्टेज। अब एक वाइंडिंग मान लेते हैं अपन, या तो 250 वोल्टेज वाली ले लो या 150 वोल्ट। एक वाइंडिंग का आपको कोई भी सिरा को P1 मान लेना है, एक को P1 मान लेना है।
तो P1 एक को मान लिया तो इसके साथ वाला P2 अपने आप हो जाता। ठीक है, अब टेस्ट होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, वो अपन देखेंगे, चेक करें। तो चेक कैसे करना आपको, एक तो लेना है प्राइमरी से और सेकेंडरी से इसको कनेक्ट कर। कहने का मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी का एक एक वायर आपको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। अब एक एक वायर और बच गया नीचे वाला, इसके बीच में आपको वोल्ट मीटर लगाना है। लगा दिया भाई, एक P2 से ले लिया। अब ये देखना है P1 है, S1 है या S2। ये सर्किट डायग्राम बन गया पोलरिटी टेस्ट का। अभी हम कंडीशन 2 है, ये वोल्ट मीटर आपको किस रेंज का लेना है, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। 250 प्लस 150 कितना हो गया, 400। 400 वोल्टेज से ऊपर की रेंज का मल्टीमीटर लेना है या वोल्ट मीटर लेना है। अब देखो अपने या तो 250 वोल्टेज वाली वाइंडिंग में सप्लाई दो या 150 वाली में। 250 में देना है तो 250 दे दो, 150 में देना है तो 150 वोल्टेज देना है, इसकी रेटिंग का ही देना है। ऐसा मत कर देना कि आप इधर 250 150 वाली में 250 लगा दो तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो अपने पास लगभग सिंगल फेज सप्लाई आती है 230 240 के लगभग, तो अपन 250 वोल्टेज वाली वाइंडिंग में क्या करेंगे, 230 240 सप्लाई दे देंगे। अब ये जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी, एक कंडीशन में तो ये आएगी कि इसमें अपन जो सप्लाई दे रहे हैं उससे अधिक आएगी, एक में कम आएगी। या मान लिया आपने 240 वोल्टेज दे दिया, तो वोल्ट मीटर में अगर 240 वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई आए तो ये जो टर्मिनल है ये क्या है, विपरीत रहेंगे। विपरीत का मतलब ये आपने P1 मान लिया तो ये क्या होगा, S2 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें वोल्टेज का मान जुड़ जाता है। तो जुड़ गया कैसे, जैसे मान लो कि आपके पास दो बैटरी, एक बैटरी का वोल्टेज मान लिया 5 वोल्ट, दूसरी बैटरी है उसका वोल्टेज भी कितना है, 5 है। अब इसका कनेक्शन अपन करेंगे तो सीरीज में करेंगे। सीरीज में करने का मतलब इसका ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो आउटपुट में वोल्टेज कितना जाएगा, 10 वोल्टेज है। अगर मैं इसका माइनस माइनस या प्लस प्लस टर्मिनल को एक जगह कर दूं तो इसमें वोल्टेज कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं एक बैटरी 10 वोल्ट की लगा दूं और एक 5 वोल्ट की लगा दूं और समान सेरे मिला दूं तो कितना आएगा, 5 ही आएगा, कि 5 मिनिमाइज हो गए। ठीक है, 5 को ड्रॉप कर दिया जितना आ रहा है। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि एक मान लो कि 1 जुड़ गया तो दूसरा क्या हो गया, 2 होगा, तब ये वोल्टेज का मान क्या होगा, जुड़ेगा। तो वोल्ट मीटर रीडिंग अधिक का मतलब कितनी देगा, 250 240 तो आपने ये दे दिया, 240 तो ये दे दिया, और ये 140 आउटपुट में निकालेगा 150 की जगह। इधर 10 वोल्टेज कम हो गए तो इधर भी 10 वोल्टेज कम करेगा, तो 140 आ गई, कितना आ गया, 380। अपन देंगे उस हिसाब से देख लें, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, 380 वोल्टेज दर्शाएगा, दे रहे हैं कितनी, 240 दिखा रहा है कितनी, 380। ऐसी कंडीशन में आपके एक तो P1 तो मान ही लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। अब बच गया जगह, S1 बच गया। ये अगर मान लो ये वोल्ट मीटर दे रहे हैं अपन सप्लाई 240 और उससे कम दर्शा रहा है, तो ये दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ये P1 आपने माना था तो ये क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। ठीक है, ये S1 हो गया तो ये S2। ठीक है, कम कितना हो जाएगा, 240 आप दे रहे हो, 240 वही प्लस प्लस मान लो कि पास पास हो गए, जोड़ दिया आपने तो कम हो गया ना, 240 में से 140 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो कितना बच गया आपके पास, 100 वोल्टेज दिखाई दे रहे हो आप 240 और दिखा रहा आपको 100। तो कम और ज्यादा का देखकर आपको क्या करना है, इसका पोलरिटी का टेस्ट करना है। अब आपके पास दो ट्रांसफार्मर है, दोनों की आपने टेस्टिंग कर ली, सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मर लेने और सेम रेटिंग ट्रांसफार्मरों को आपको पैरेलल में जोड़ना है। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये पता लग गया अपने को, P1 S1 P2 S2 लगा लिया पता।
ऐसे ही दूसरे ट्रांसफार्मर का पता लगाना है। अभी हटा दो वाट मीटर वोल्ट मीटर, ठीक है। अब एक ट्रांसफार्मर और ले लेता हूं मैं, उसकी भी आप पोलरिटी टेस्ट करना। अब मान लो कि इसका P1 के साथ S2C रहा था, S1 ये हो गया, तो इसका ये P1 हो गया, ये S2 हो गया, ये P2 हो गया, ये S1 हो। कर लिया टर्मिनल टेस्ट, सेम रेटिंग है दोनों की 250, या मान लो भैया रेटिंग देखो तो 1 kVA या 0.5 kVA, इस हिसाब से, ठीक है। दोनों की मान लेते हैं 1 kVA है। पोलरिटी टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट करने के बाद आपको करना है पहले पैरेलल संयोजन। पैरेलल संयोजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी वाइंडिंग में भी आपको P1 एक जगह मिला देना है और P2 एक जगह, एक सप्लाई का वायर जोड़ देना P1 में और एक सप्लाई का P2 में, यहाँ फेज न्यूट्रल दे देना। सेकेंडरी में भी S2 एक जगह मिला दो और S1 एक जगह। अब आपकी रेटिंग बढ़ चुकी, ठीक है। मान लो कि ये केवीए रेटिंग इनकी 1 केवीए थी, तो कितनी हो गई अब 2 केवीए। लेकिन आप जितना वोल्टेज दे रहे हो इधर 240 दे रहे हो, तो इधर आपका आउटपुट 140 है तो 140 ही रहेगा, केवल करंट रेटिंग बढ़ गई, जो लोड करंट रेटिंग है वो बढ़ चुकी, ठीक है। अगर मान लो आपको श्रेणी संयोजन करना हो कि आपको मेरे को तो 140 की जगह 240 चाहिए या 280 चाहिए, ठीक है, इसका डबल चाहिए आपको, तो डबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी संयोजन। तो आपके पास मान लो कि इनपुट सप्लाई 240 ही है और आपको आउटपुट चाहिए 280, तो इसके अंदर करंट रेटिंग तो वही रहेगी जो एक ट्रांसफार्मर की थी, और वोल्टेज रेटिंग ये उतार लो, सर्किट उतार लिया क्या, उतारो उतारो। अब इसका श्रेणी संयोजन में मैं साथ बता देता हूं आपको ना। अगर आपके पास इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा है 240 और आपका आउटपुट वोल्टेज चाहिए 280, तो सेम ये ट्रांसफार्मर लगे हुए रेटिंग के, एक की आउटपुट वोल्टेज क्षमता है 140, तो 240 आपको करने हैं, तो आपको ये टर्मिनल टेस्ट करना होगा इनका, पोलरिटी टेस्ट। पहला ये ट्रांसफार्मर है, सेकंड ये है। पहले ट्रांसफार्मर का 1 ले लो, दूसरे का 2 ले लो, दोनों को मिला देना। अब कौन सा कनेक्शन हो गए, सीरीज कनेक्शन हो। यहाँ आउटपुट में दोनों टर्मिनलों पे मापोगे आप, तो आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे 280, 140 और 140 प्लस हो, ठीक है। ये कंडीशन इधर वाला पैरेलल में रहेगा। पैरेलल में क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें आपके पास 240 वोल्टेज ही, तो दोनों को बराबर जानी चाहिए। अगर आपने इसको भी सीरीज में कर दिया तो ये 240 दो जगह डिवाइड हो जाएगी, कितना 120 आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी 140 की आधी हो जाएगी 70, और ये भी 70, तो जितना दे रहे हो उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर 240 दो, इसका पैरेलल में जोड़ दो, इधर आपको 280 मिल जाएगा। इसका कनेक्शन श्रेणी में करना पड़ेगा, सीरीज में करना, ठीक है। ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन है। हाँ, पैरेलल ऑपरेशन में 3 शर्तें हैं। पहली है कि दोनों ट्रांसफार्मर की केवीए क्षमता समान होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोड बढ़ेगा तो अगर जिसकी क्षमता कम होगी वो ट्रांसफार्मर जल जाएगा और दूसरे को भी जला देगा, क्योंकि एक पे लोड आ जाएगा सर।
दूसरी है फेज क्रम। फेज क्रम भी समान, फेज क्रम इसी को तो बोल रहे हैं अपने P1 के साथ P1 मिला दिया, S1 के साथ S1 मिला दिया, P2 के साथ P2, S2 के साथ S2, फेज क्रम। तीसरा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये भी समान होना चाहिए। ठीक है, ये तीन शर्तें हैं, ये आपको लगानी है इसमें, समांतर में जोड़ोगे। अगला जो आपका प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट। सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए। तो ये मिटा देता हूं मैं, हो गया ना सीरीज कनेक्शन। इतनी जांच कर लोगे ना अब, ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज लो वोल्टेज वाइंडिंग का टेस्ट करना, उसकी ध्रुवता परीक्षण करना। अब मान लो आपके पास ट्रांसफार्मर है और आपको ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस ज्ञात करना है। ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज वाइंडिंग से होता है। ठीक है, अब ये ओपन सर्किट टेस्ट हो, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग की रेटिंग कितनी है? कितनी है रे? 250 इंटू 150। लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो अपन सप्लाई से जोड़ेंगे और हाई वोल्टेज को ओपन रखेंगे। इसको तो ओपन रखना है, इनमें कोई प्रकार का लोड या शॉर्ट सर्किट नहीं करना है। इसमें आपको सप्लाई देनी, फेज और न्यूट्रल। कितनी सप्लाई देनी है? इसकी रेटिंग का 150 है तो 150 सप्लाई देनी है, रेटिंग की पूरी वोल्टेज देनी। ठीक है, अब इसका टेस्ट करने के लिए, टेस्ट इसका लॉस ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो होना चाहिए वोल्ट मीटर, एमीटर और एक है वाट मीटर, इसका कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए। अब ये कौन सी वाइंडिंग हो गई भाई? जिसमें सप्लाई दे रहे हैं अपन लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग में आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए आपके पास कौन कौन से मीटर होने चाहिए? वाट वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर। अगर मान लो ट्रांसफार्मर बड़ा है तो आपकी वाटेज ये वाट मीटर दर्शा देगा, जितना लॉस होगा वाट मीटर में दर्शा देगा। लेकिन अपने पास जैसे छोटे ट्रांसफार्मर है तो छोटे ट्रांसफार्मर में इतना लॉस नहीं होता है, तो इतना लॉस नहीं होता तो आपके पास जितने वोल्टेज दे रहे हो ये तो अपन माप के देते हैं। अब इसमें अगर करंट एम्पियर में ले रहा है तो एम्पियर मीटर लगाओ, अगर करंट मिली में ले रहा है तो मिली एमीटर लगाओ। ठीक है, तो उसमें करंट और वोल्टेज को क्या करना है? मल्टीप्लाई करके भी आप इसका लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या लगाना है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में देख लेना कितनी सप्लाई देनी है? 150 वोल्टेज, क्यों इसकी क्षमता 150 है अधिकतम, तो इसमें 150 वोल्टेज ही देना। अब ये नो लोड अवस्था में है ट्रांसफार्मर, तो नो लोड अवस्था में कोई भी मशीन होती है तो वो करंट नहीं लेगी भाई, लोड पे तो लेती है ना, जितना लोड लगता है तो उस हिसाब से करंट बढ़ता है। तो अब नो लोड है तो इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स में नहीं है, ऐसा कि कुछ घूमने वाला है, एक थोड़ा बहुत लोड लेगा। विराम अवस्था में है लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा क्या लेगा? करंट लेगा। तो करंट मापने के लिए फेज के सीरीज क्रम में क्या लगाना है? एमीटर लगा दी। ठीक है, अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करके आपको जो क्षमता है, इसके जो लॉसेस है वो निकालने के लिए क्या लगाना है? वाट मीटर। ये वाट मीटर है, ये वाट मीटर लगा। ठीक है, वाट मीटर में जो करंट कॉइल होती है वो फेज के सीरीज में होनी चाहिए, प्रेशर कॉइल होती है जो पैरेलल में होनी चाहिए, फेज न्यूट्रल। ठीक है, अब आपके पास वाट मीटर में अगर रीडिंग दिख रही है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लॉस होगा तभी दिखाएगा, क्योंकि रेंज भी ज़्यादा रहती है वाट मीटर की।
अगर कम रेंज है तो करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसकी क्षमता निकालने और सूत्र के वी आई कोस, ये इसका लॉसेस आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया है? ना उसमें पावर निकालने के लिए पावर फैक्टर भी आपको ऐड करना होता है ना, और डीसी सप्लाई होगी तो उसमें वीआई हो जाता है डायरेक्ट, कि उसमें कोई पावर फैक्टर वाला झंझट नहीं होता है ना, इकाई होता है। तो इसमें लीडिंग और लैगिंग, ये मैं मान लो कि कौन सा लोड है, इंडक्टिव, तो इसमें हमेशा लैग रहता है थोड़ा सा ना। आगे वाला है, इसमें अधिकतम चुंबक मंडली, इसमें अधिकतम चुंबक बन जाती है भाई, जिसमें टर्नों की संख्या कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें उस क्षमता का पूरा वोल्टेज देंगे, जितनी मैग्नेट बननी है वो पूरी बन जाती है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता तो इसमें करंट पूरा प्रवाहित नहीं हो पाता। ठीक है, जितनी क्षमता इसका वोल्टेज देंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा है। तो इसकी क्षमता, रेजिस्टेंस क्षमता कम है, तो इसमें करंट पूरा जाएगा। ठीक है, पूरा करंट जाएगा, पूरा मैग्नेट बन जाएगा। आयरन लॉस क्या होता है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को मिलाकर क्या बनाया गया, आयरन लॉस, दोनों लॉस होते हैं। और उसमें क्या है, क्योंकि ये जो कोर होती है ना अपने ट्रांसफार्मर की, इस कोर में चुंबक बन जाती है, और चुंबक बनना हटना फ्रीक्वेंसी के साथ, वो तो हो गया हिस्टैरिसीस लॉस। और एडी करंट लॉस क्या होता है, क्या बता रहे हैं, वोल्टेज डेवलप अपन दिया, उससे ही वोल्टेज डेवलप जो उसका विरोध कर रहा है, उसमें थोड़ा करंट प्रवाहित हो रहा है, करंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एडी करंट लॉस। तो दोनों को मिलाकर अब जितनी चुंबक बननी है वो बन के रह गई। ठीक है, इससे ज्यादा चुंबक इसकी कोर में नहीं बनेगी, लोहे क्षेत्र में नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि यह है आयरन लॉस, आयरन लॉस में जितना लॉस हो गया वो हो गया। अब इस पर आप लोड बढ़ाओगे उससे कोई मतलब नहीं है, जितना लॉस है वो होगी, एक स्थिर प्रकार का लॉस। आ गई बात समझ में, स्थिर प्रकार का लॉस है, जितना लॉस होना था वो हो लिया, जिसका आपने मापन कर लिया। ठीक है, कितने वाट का लॉस हो, है ना, वाट मीटर में दर्शा देगा कितने वाट का लॉस है। ठीक है, अब करेंगे अपने ओपन सर्किट टेस्ट के बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना आपको हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज में। तो ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 250, इसकी 150। 150 वाली वाइंडिंग को तो कर दो आप शॉर्ट, 150 वाली वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग को तो शॉर्ट कर दो। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में आपको लगाना है एक तो वाट मीटर, और एक लगाना है एमीटर, एक लगाना है वोल्ट मीटर। ये आपने तीनों मीटर लगा दी। लग गए तीनों, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग में 250 वोल्टेज दे दिया तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट है, अगर प्राइमरी में 250 वोल्टेज दे दिया तो ये वाइंडिंग जल जाएगी, क्योंकि करंट का मान बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए इसमें इसकी रेटिंग का, रेटिंग कितनी है 250, इस 250 का 5% ही वोल्टेज देना है, 12.5 वोल्टेज ही देना है। ठीक है, 12.5 वोल्टेज दोगे तो इसमें जितना भी इस कॉइल में रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस कितना करंट गया, कितना वोल्टेज दिया, उनको मल्टीप्लाई करके आपको इसका कॉपर लॉस निकाल लेना। लेकिन ये जो लॉस होता है ये लोड पे भी डिपेंड करता है।
लोड का मान अपन बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटे। ठीक है, ये है ए स्थिर लॉस, ये है कॉपर लॉस। ए स्थिर लॉस, लोड का मान बढ़ाएंगे बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। और इसमें ध्यान ये रखना है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ जोड़ने हैं, हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज को शॉर्ट करना है। और इंस्ट्रूमेंट जोड़ने के बाद इसमें जो सप्लाई आप दे रहे हो, ये इसकी रेटिंग का 5% ही वोल्टेज देना। 12 वोल्टेज कैसे देंगे? 12 वोल्टेज देने के लिए आपको यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर लगाना है। क्या लगाना है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, हाँ उससे देना, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देना। ऑटो ट्रांसफार्मर को 12-13 वोल्टेज पे सेट करके वो ही देना है। हाँ गोल गोल घुमा वालो वो रखेड़ो है ना। ठीक, प्रैक्टिकल के है बैक टू बैक टेस्ट। ये बैक टू बैक टेस्ट है, इसका अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये बड़ा है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा एक साथ। एक तो ये प्रैक्टिकल का वीडियो अलग से बनाएंगे, अगला प्रैक्टिकल यही रखेंगे अपन। दूसरा ऑयल टेस्टिंग का भी एक प्रैक्टिकल अपन अलग से बनाएंगे हैं। हाँ, ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये बड़े प्रैक्टिकल सारे। हाँ, तो इस वीडियो के बाद में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये प्रैक्टिकल करेंगे तो 1-1.5 घंटे का वीडियो चला जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल अपने 30-30, 35-35 मिनट के प्रैक्टिकल बनेंगे ये चारों। कौन सा? बैक टू बैक ऑयल टेस्टिंग का, ट्रांसफार्मर, स्टार ट्रांसफार्मर, डेल्टा संग टेस्ट टेस्ट करके सारा। इसके बाद में अपन इसका सर्किट भी साथ समझा देंगे और प्रैक्टिकल भी करवा। अब ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल हैं अपने 1 से 6 नंबर तक, ये प्रैक्टिकल करके उसके बाद में ये प्रैक्टिकल। तो पहले ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद में ये और प्रैक्टिकल। तो ये अपने पास है ट्रांसफार्मर। ठीक है, माइक का ध्यान रखना, आवाज बंद ना हो जाए। ठीक, ट्रांसफार्मर है, इसमें आपको देखना कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है, लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन सी है। पहला आपका जो प्रैक्टिकल था ये, दोनों साइड में दोनों वाइंडिंग से दो दो वायर बाहर निकले हुए हैं, दोनों पर ये मल्टीमीटर लेना, रेजिस्टेंस पे चेक करना। अब पहले इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, इसमें देखना कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, 6.3। इस पे चेक करेंगे तो कौन सी हो गई? 29। तो 29 ओम वाली तो वाइंडिंग हो गई हाई वोल्टेज, और ये हो गई लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग रहेगी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, उसकी रेटिंग 250 वोल्टेज अधिकतम होगी। ठीक है, हाँ उसको देखने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के बनते हैं सिंगल फेज रेटिंग के होंगे, तो हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग रहेगी उसमें 230-240 वोल्टेज आराम से ले लेना, डरने की जरूरत नहीं। सेकेंडरी जो इसकी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग, इधर आप 230-40 वोल्टेज देख करके उसकी रेटिंग का पता लगा लेना। ठीक है, कि 10 वोल्ट की एक, 12 वोल्ट की एक, अलग अलग हैं। छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं सेंट स्टेप वाले, तो इसका रेजिस्टेंस चेक करके आपको इसकी हाई वोल्टेज लो वाइंडिंग का पता लगा लेना है। एक वाइंडिंग में कितना आ रहा है रेजिस्टेंस? 6.3। दूसरी वाइंडिंग में 29। तो ये 29 वाली वाइंडिंग तो हो गई हाई वोल्टेज, ये हो गई लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, उसकी रेटिंग का वोल्टेज कितना है? वोल्टेज रेटिंग कितनी है? 250 वोल्ट अधिकतम होती है ना। अपने पास सिंगल फेज सप्लाई की वोल्टेज आती है 230, 40, कहीं 45 पे आ जाती है ना, पास में कहीं ट्रांसफार्मर है, लॉसेस कम होता है तब। तो इसमें अपने 230, 240 वोल्टेज आराम से दे सकते हैं। इसकी रेटिंग को आपको चेक करने की जरूरत नहीं। जो निम्न वोल्टेज वाइंडिंग है इसको आपको चेक करना है। ठीक है, इधर अपन कितना देंगे? 240। इधर कितना आ रहा है वो आपको चेक करना है, क्योंकि कोई भी जो छोटा ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग अलग अलग होती है सेकेंडरी की। प्राइमरी की तो उनकी भी सिंगल ही है, सेकेंडरी की चेंज रहती है। तो अपन पहले इसकी चेक कर लेते हैं रेटिंग। आपको मैं बताया था कि 250 × 150 का है, तो अपन इसमें देंगे वोल्टेज
कितना और दे रहा आउटपुट में कितना, वो चेक करेंगे। तो इसको मल्टीमीटर को पहले वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज वाली टेपिंग पे सेट कर लेना है। उसके बाद में इसमें वोल्टेज मापो, कितना वोल्टेज आ रहा है, 193 वोल्टेज आ रहा है। क्यों आ रहा है 193? क्योंकि इन्वर्टर से सिस्टम चल रहा है ना, लाइट में। अब 193 वोल्टेज आप इसको दो, इधर कितना दे रहा है, वो रेशियो आप निकाल लेना। दो वायर के टुकड़े जोड़ो, लेग टू पिन बना ले, इतनी देर में लाइट पे आ जाती है ना। अब कितना वोल्टेज आ रहा है इसमें, 193 लगाओ, 193 वोल्टेज, और फिर सेकेंडरी पर वोल्टेज मापो, कितना वोल्टेज आ रहा है, 193 का 115 आ गया। क्या अनुपात आ गया इसका, हटाओ इसको। रेटिंग निर्धारित कर ली। उसके बाद में जो अगला प्रैक्टिकल आपका, कि इसमें मान लो कि अपने ये प्राइमरी मान ली रही है, सेकेंडरी, क्योंकि स्टेप डाउन है ये ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग का आपको एक टर्मिनल को निर्धारित कर लेना। जैसे रेड वायर है प्राइमरी का, तो इसको मैं P1 मान लेता हूँ, तो इसके साथ वाला तो P2 हो गया। इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं, आप मान लिया। दूसरी को चेक करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा उसके साथ वाला। अब सेकेंडरी को आपको चेक करना है, तो एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी के टर्मिनलों को आपस में क्या करना है, शॉर्ट करना है। एक तो प्राइमरी का और एक सेकेंडरी का, इन दोनों को कर दो शॉर्ट, लगा दो यहाँ। अब एक प्राइमरी बच गई, एक सेकेंडरी बच गई, इनमें जोड़ना है वोल्ट मीटर। आप कौन से साइड में वोल्टेज दोगे, प्राइमर में हाई वोल्टेज दे दो, आपके पास सिंगल फेज सप्लाई आ रही है, उसको कम करने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों में हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। अब आप इसको सप्लाई से कनेक्ट करो और इसका वोल्टेज मान दो। 193 वोल्टेज आ रहा था, अगर 193 से ज़्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएंगे, ये जो कॉमन किए हुए हैं ये विपरीत सिरे हो जाएंगे। आपने इसको P1 मान लिया तो ये कौन सा हो जाएगा, S2 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 310। बढ़ गया तो S2। अब देखो मैं इसके साथ इसको क्रॉस कॉमन करता हूँ ना, यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, इसको तो यहाँ लगा देते हैं वोल्ट मीटर का एक सिरा, और इसको कॉमन कर देता हूँ मैं विपरीत। अब लगाओ। अब कितना वोल्टेज आ रहा है, 79। कम हो गया, कम हो गया। तो ये तो देखो प्राइमरी का तो ये रेड P1 है, तो सेकेंडरी का ब्लैक वाला S1 है, और ये हो गए ये P2 है, तो ये S2। इस प्रकार आपको पोलरिटी टेस्ट करनी है, ठीक है। उस लाइट को बंद कर दो एक बार। ये आपको इसी प्रकार तो क्या करना है, पोलरिटी टेस्ट करना। अब अपने पास मान लो कि ये छोटा ट्रांसफार्मर है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ये कोई जरूरी नहीं कि सेंटर टेप में हो, लेकिन इसकी साइज छोटी होगी, ठीक है। ये दो ट्रांसफार्मर है, आपको इसका पैरेलल संयोजन भी करना है और सीरीज संयोजन भी करना है। तो पैरेलल और सीरीज संयोजन करने से पहले आपको इनकी पोलरिटी टेस्ट करनी होगी। पोलरिटी टेस्ट करके आपको इसको पैरेलल और सीरीज में जोड़ना है। तो पोलरिटी टेस्ट करने की वही प्रोसेस है, पहले एक ट्रांसफार्मर की कर लेते हैं, फिर दूसरे की कर लेते हैं। एक वायर को चेक कर लेंगे तो अपने को पता लग जाएगा ना, P1 का भी लग जाएगा, तो P2 का, तो अपन दो। हाँ, तो इसमें तो लगाओ आप सप्लाई। अब ये ट्रांसफार्मर में इसमें देखने की, सोचने की, विचारने की कोई जरूरी नहीं है। जिसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग है उसमें अपन 230-40 वोल्टेज दे सकते हैं, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। लेकिन सेकेंडरी की क्षमता अलग अलग होती है इसमें, ठीक है। इसकी क्षमता लिखी भी हुई है और अपने मल्टीमीटर से चेक भी कर लेंगे। तो इसमें पहले आपको रेजिस्टेंस चेक करना है, कौन सी हाई वोल्टेज है कौन सी लो वोल्टेज है। तो अपन पहले करते हैं इसकी रेड वाली, इस पे कर लेना कंटिन्यूटी पे। ठीक है, कंटिन्यूटी पे टेस्ट करने के बाद
आपको रेजिस्टेंस चेक करो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा कंटिन्यूटी के ऊपर नहीं आएगा, तो अब रेजिस्टेंस पे करो। रेजिस्टेंस पे किया तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1.3 किलो, 1.3 किलो। तो ये 1300 और बेहतर होगा